बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, आज की क्लास में हमने अपनी रीवैल्यूएशन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। कल की क्लास में जो मैंने आपको सवालात करवाए थे उसमें हर क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी कि कंपनी जो है वो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के इफ़ेक्ट को कंसिडर नहीं कर रही, यानी उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र नहीं कर रही। अच्छा, अब ये क्यों था और क्या होना चाहिए, इससे हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, तवज्जो कीजिएगा प्लीज़। इस टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल। क्या मतलब, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आया है वो हकीकत में प्रोस्पेक्टिव गेन ऑन डिस्पोजल है। मतलब अगर हम 90 रुपए के WDV रखने वाला एसेट उसी पॉइंट पर 118 की फेयर मार्केट वैल्यू पे बेच देते तो वो गेन बनकर सीधा कहाँ चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हमने उसको बेचा नहीं, हमने एसेट को 90 से 108 पे रीवैल्यू कर दिया और 18 को गेन रिपोर्ट किया, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने से रोक दिया ताकि वो बिला वजह इनकम को ओवरस्टेट ना करे, क्योंकि वो गेन हुआ ही नहीं है। वो बस रिपोर्टिंग के लिए हमने गेन माना है और हम उसको दिखा रहे हैं कहाँ पर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर हो क्या रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की उतनी वैल्यू जो गेन की वजह से ऊपर आई है उसको हम खुद डेप्रीशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लगाई हुई ओरिजिनल कॉस्ट 90 और फिर उसके ऊपर होने वाला इजाफा वो हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गेन हमें हो नहीं पाया, बल्कि वो गेन हमने खुद कंज्यूम कर लिया। इस कंज्यूम करने को हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या बोलेंगे? अब ये गेन दो सूरतों में रियलाइज होगा, या तो एसेट बेचकर ये गेन हमारी जेब में कैश की शक्ल में आ जाए, या डेप्रीशिएट होकर हम खुद क्या कर लें, इसको कंज्यूम कर लें। पॉइंट बैठ गया दिमाग में या नहीं? तो अब IAS 16 क्या कहता है, द अनरियलाइज्ड गेन ऑन एसेट इज कंप्लीटली रियलाइज ऑन डिस्पोजल। जितना भी बचा हुआ सरप्लस है, जितना भी बचा हुआ सरप्लस है, उस पूरे सरप्लस को आप सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। कब? 18 का 18 आप ले जा सकते हैं रिटेन। कब? जब आप एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं, क्योंकि फिर तो 18 का गेन आपको हो गया ना। बाकी आवाज नहीं आई। IAS 16 अलाउज, दो बातें बोल रहा है। डिस्पोजल पे तो पूरा का पूरा सरप्लस क्या है, रियलाइज्ड है। IAS 16 अलाउज बट डज नॉट रिक्वायर। IAS 16 अलाउ कर रहा है लेकिन आपको, आपके ऊपर थोप नहीं रहा, आपको मजबूर नहीं कर रहा, लाजिम करार नहीं दे रहा। क्या? द ट्रांसफर ऑफ revaluation surplus to retained earning when asset is retired or disposed of। ठीक है जी, आप ये ट्रांसफर परफॉर्म करें, मैंडेटरी नहीं है। यूजुअल assumption is that such transfer is made. The journal entry for this transfer is same, but in case of disposal the whole amount is transferred। तो आसान लफ्जों में हम इस टॉपिक से क्या सीख रहे हैं, अगर हम कंक्लूजन, अगर हम किसी भी ऐसे एसेट को जो कि रीवैल्यूड है क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके सरप्लस का जितना भी बैलेंस होगा वो हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दें। अब ज़रा तसल्ली से मैं इसको समझा दूँ आपको, एग्जाम्पल बना के समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो, एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर वाइज चीज़ों को समझना होगा। एक तरफ आप लिखो क्या, टॉपिक हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल, आवाज नहीं आई। और एक तरफ लिखो आप टॉपिक क्या, कॉस्ट मॉडल।
ताकि आपको इस एंट्री की लॉजिक समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। फर्स्ट जनवरी 2021 फॉर एग्जाम्पल हमने कहा पीपीई डेबिट शाबाश 100 से, बैंक क्रेडिट कितने से 100 से, यहां भी हमने कहा पीपीई डेबिट 100 से, बैंक क्रेडिट कितने से 100 से। जवाब दीजिएगा प्लीज। कहां आ गए हम लोग बेटा? 31 दिसंबर 2021, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit 100 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आ गया? 10 आ गया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, ठीक है। कुछ भी अब तक फर्क नहीं है, इनिशियल मेजरमेंट से लेकर पहली डेप्रीसिएशन तक कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब फर्क कहां से शुरू होगा? पॉइंट ऑफ रीवैल्यूएशन। यहां एसेट रीवैल्यू नहीं होगा इस मॉडल में, और इस मॉडल में रीवैल्यू हो जाएगा। क्या सीख रहे हैं हम? कि अगर हम इस एसेट को कॉस्ट मॉडल में रखते हैं तो क्या होता, और जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये फर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। मान लो ये रेंट पे रीवैल्यू कर रहे हैं, कहाँ रीवैल्यू कर रहे हैं? एंट्री बनाते हैं, accumulated depreciation डेबिट, आवाज नहीं आई, accumulated depreciation डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से? 10 से। इस तरह पीपी कहाँ आ गया? WDV पर, और इस WDV को हम 108 पे ले जाते हैं। पीपी डेबिट 18 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट कितने से? 18 से। और यहां हम ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब रीवैल्यू हो गया, पहला फर्क आ गया 31 दिसंबर 2021 को, तवज्जो सबकी तवज्जो, बहुत तवज्जो, 31 दिसंबर 2021 को कॉस्ट मॉडल के तहत जो WDV रिपोर्ट की जा रही है वो क्या है? कॉस्ट का बैलेंस सीडी 100, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी 10, WDV 90। 90 कहाँ गई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में अब टी अकाउंट का बैलेंस सीडी 100 नहीं है, 10 से कम हुआ, 18 से बढ़ा 108, और उसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रा मौजूद नहीं है, 108 चला गया एसओएफपी में। लेकिन जितना 108 90 से ऊपर दिख रहा है उतना इक्विटी सेक्शन में रीवैल्यूएशन सरप्लस भी देखने को मिल रहा है, यस और नो। अब बजाय अगले साल मैं इसको डेप्रिशिएट करने के डिस्पोज ऑफ करता हूं, ताकि हमारा टॉपिक आगे बढ़े ना। डिस्पोज ऑफ करता हूं पहले कौन से मॉडल में? कॉस्ट मॉडल। मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। डिस्पोज ऑफ कितने पे करूंगा? ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू पर। जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 31 पे भी 108 थी, अगली सुबह भी 108 ही होनी चाहिए, एक दिन में कोई खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। या रख दूं फर्क? फिलवक नहीं रखता ना फर्क, बात समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा। क्या एंट्री बनाऊं? बैंक डेबिट, आवाज नहीं आई। नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप डिस्पोजल रिकॉल करवाएं सर। पहला स्टेप, रिमूव द कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट मॉडल में पीपीई का अकाउंट कितने पे रिकॉर्ड हुआ है? 100 पर। तो हम क्या करेंगे सर? पीपीई क्रेडिट करेंगे सर 100 से, डिस्पोजल डेबिट करेंगे, लेकिन मैं कंपाउंड बना रहा हूं अभी। तो पीपीई क्रेडिट कितने से? 100 से। भूले तो नहीं है ना भाई? आप तैयार बैठे हुए आप भूलने के लिए? नहीं। फिर इसकी क्या रिमूव करेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी? 10 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? 10 से। WDV कितनी आ गई? तो आज जो सेल प्रोसीड मिलेगी वो मार्केट वैल्यू के बराबर मिलेगी। बैंक डेबिट कितने से? 108 से। 90 से।
पैसे कितने मिले? 90 मिले। कॉस्ट मॉडल है तो 90 मिलेंगे? नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट मॉडल पे तो रिपोर्टिंग हो रही है, पैसे तो मार्केट के हिसाब से मिलेंगे ना। तो बैंक डेबिट कितने से? 108 से। बताओ गेन ऑन डिस्पोजल, गेन कितना हुआ? 18 का गेन हुआ, ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 18 का गेन हुआ, ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कर दिया ट्रांसफर। इसका मतलब बेचने पर वही गेन कहां चला गया? प्रॉफिट एंड। अब जरा बात समझना, यहां ये गेन एसेट की वैल्यू बढ़ाकर सरप्लस में ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है। अब बताओ एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल में इस वक्त बुक वैल्यू के लिहाज से 108 पर है या 90 पर है? और उसके अगेंस्ट फिलहाल कोई कॉन्ट्रा नहीं है। कॉन्ट्रा होगा जब आप रिवैल्यू करने के बाद उसको मजीद डेप्रीशिएट कर, लेकिन फिल वक्त नहीं है। तो आप डायरेक्ट एंट्री क्या बनाएंगे डिस्पोजल की? शाबाश, डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री स्टेप बाय स्टेप। इस वक्त प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट में जो वैल्यू मौजूद है वो, तो जबरदस्त पीपीई क्रेडिट लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पर 108 पर। क्या 108 पर रीवैल्यू करने के बाद अब तक कोई सब्सीक्वेंट डेबिशन चार्ज हुई? नो सर। तो कोई अक्यूमुलेशन डेबिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या डेबिट? बैंक कितने से डेबिट? तो सर इस तरह तो कोई गेन या लॉस नजर आ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो गेन क्यों छुप गया? क्योंकि अब वो गेन एसेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से सरप्लस में पड़ा हुआ है। तो अब क्या करूं? सरप्लस खत्म करके कहां भेज दूं? यानी अगर ये एसेट रीवैल्यूड ना होता डिस्पोजल की सूरत में 18 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में होता। अभी वो 18 का गेन कहां पड़ा हुआ है? सरप्लस में। तो अब उसको कहां भेजूं? रिटेन अर्निंग में। तो अब क्या करूंगा? पूरा का पूरा गेन भेज दूंगा जो भी अवेलेबल बैलेंस है। क्या एंट्री बनाऊंगा? रिवर्सिंग सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से? यानी ये एंट्री बनने के लिहाज से एक ही एंट्री है, लेकिन इसका अमाउंट कौन तय करेगा? दो सिचुएशन। हर साल सरप्लस का जो हिस्सा हम ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग में, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लेकिन इन केस ऑफ डिस्पोजल जितना भी सरप्लस का अवेलेबल बैलेंस होगा वो पूरा का पूरा हम कहां भेज देंगे? कुछ समझे हैं मेरी बात या नहीं? क्लियर है सबको यहां तक? तो हम यही पढ़ रहे थे ना, ये लाइन, ठीक है। इन दिस केस ऑफ, इन केस ऑफ डिस्पोजल द होल, जितना भी उसका बैलेंस है। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल डेप्शन होती तो फिर हम उतना करते जितना पर ईयर हम कंज्यूम कर रहे। वो मैं कल बता चुका हूं ना आपको, ठीक है। अब ये नोट कर लिया सब लोगों ने? आप अब एक ऐसा सिनेरियो जिसमें हमें रीवैल्यूएशन की तमाम एंट्रीज, तमाम मूवमेंट्स देखने को मिल जाए, ठीक है। वो सिनेरियो क्या है देखते हैं। स्टार्ट करें? ठीक है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल सुनते जाएं, एंट्री बनाते जाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको यूजफुल लाइफ के मुताबिक पर ईयर डेप्शन निकालना आनी चाहिए, ठीक है जी। तो जो मैं बोलता जाऊंगा, एंट्री बनाता जाऊंगा, आप वो सुनते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इस सवाल के अंदर डेप्रीसिएशन से लेकर रिवैल्यूएशन तक सारी मूवमेंट आ जाएंगी। फिर मैं आपको पास्ट पेपर का एक सवाल दूंगा, वो आप करके दिखाएंगे, ठीक है जी। 1 जनवरी 2021 हमने खरीदा एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हमने कहा पीपीई डेबिट सर कितने से? 100 से। सर 100 वाली एग्जाम्पल चला रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट 100 से, बैंक क्रेडिट कितने से? 100 से, ठीक है जी। इस 100 पर जो आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट किया, इस 100 को आप क्या कहोगे? कॉस्ट कहोगे, सही है। ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट।
सर कहाँ आते हैं? 31 दिसंबर 2021। सर क्या कर रहे हैं इसको हम? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। डबल एंट्री सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यूजफुल लाइफ सर वही 10 साल रख रहे हैं। 100 डिवाइड बाय 10, आंसर क्या आया? 10। ठीक है, यहां पर हम पहला साल स्टॉप कर देते। इस सवाल को सॉल्व करते वक्त मेरी एजम्पशन है कि मैं रिवर्जन परफॉर्म करूंगा हर साल के स्टार्ट पर। तो जो क्वेश्चन जैसा कहे, उसूली तौर पर अगर ईयर एंड पर फेयर मार्केट वैल्यू और डब्ल्यूडीवी मटेरियली डिफरेंट होगी तो हमें ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन परफॉर्म करना होगी। लेकिन पास्ट पेपर्स के सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट सिनेरियो को डील करने के लिए मैं अब आपको रिवैल्यूएशन कहाँ परफॉर्म करवा रहा हूँ? तो ये तो साल का एंड हो गया, मतलब ये साल खत्म हो गया। इस साल के एंड पर पीपीई का बैलेंस शीट, अक्यूमुलेशन का बैलेंस शीट, डब्ल्यूडीवी इस साल के एंड पे एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ तो कितना रिपोर्ट किया? 90 पे रिपोर्ट कर दिया, खत्म कहानी। अगला साल स्टार्ट करते हैं। अब अगले साल में इसको रीवैल्यू कर रहा हूं कब? 1 जनवरी 2022 को। तो ये साल पहला यहां पर मैंने एंड कर दिया। अगले साल में इसको रीवैल्यू कर रहा हूं 1 जनवरी 2000, यानी साल के स्टार्ट पर। साल के स्टार्ट पर रीवैल्यू करते वक्त स्टेप वही परफॉर्म करना है। पहला स्टेप एलिमिनेशन, डबल एंट्री सर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट कितने से? तो सर ये एंट्री बनाकर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के टी अकाउंट को कॉस्ट 100 रुपए में से 10 रुपए एलिमिनेट करके कहाँ ले आए? 90 रुपए पर। ये क्या है? डब्ल्यूडीवी। इसको खास नाम हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी। अब हम इसको रीवैल्यू करने जा रहे हैं सर। रीवैल्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? फेयर मार्केट वैल्यू का रिलायबल एस्टीमेट। क्या चाहिए? अब तवज्जो, फेयर वैल्यू है इस वक्त मान लो 180। कितनी? 180। इस वक्त हम बुक्स में कहां पर हैं? पक्का 90 पर है। हिस्टोरिकली भी हमें कहां होना चाहिए? 90 पर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ना एसेट को री वैल्यू किया, ना कभी इंपेयर किया। पक्का कंफर्म? तो यही हमारा एसी है, यही हमारा एचसी। अब 90 की बुक वैल्यू को 180 पे लाने के लिए एसेट की वैल्यू में कितना इजाफा होगा? 90 का। तो उसकी एंट्री बनेगी पीपीई डेबिट कितने से? 90 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू, क्यों? क्योंकि ये इजाफा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर ले जा रहा है एसेट को 90 से। ये एंट्री बनने के बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बैलेंस 90 में 90 का इजाफा हो गया और टी अकाउंट आ गया 180 पर। पक्का? अब ये कब हुआ? साल के एंड पर, साल के स्टार्ट पर। तो दूसरे साल की डेप्रीसिएशन अब 90 पे चार्ज होगी या 180 पर? कौन से फार्मूले के जरिए? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है अब? 9 साल। सर हम तो दूसरे साल के एंड पे आ गए, लेकिन हम दूसरे साल के एंड पर हैं। दूसरे साल की डेप्शन चार्ज करने से पहले ख्याल रखिएगा। तो 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 डबल एंट्री सर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 180, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ये जब तक आप मेरे जुमले नहीं अपने दिमाग में बिठाएंगे आपसे पास पेपर सॉल्व नहीं होगा। 180 क्या? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द पॉइंट ऑफ रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कब हुई? साल के स्टार्ट तक कितना साल गुजरा था? 1 साल। अगले कितने साल बाकी थे? 9 साल।
ये जुमला एज इट इज दिमाग में बिठाएं, पास पेपर सॉल्व होगा। 180 लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द पॉइंट ऑफ रीवैल्यूएशन। सर ये जुमला बोल के हासिल क्या हुआ? आपको क्या हासिल हुआ, सवाल है। इस जुमले के पीछे जो बात समझा रहा हूं वो आपने समझी नहीं अभी तक। अगर ये एसेट 2 साल तक 3 साल तक रीवैल्यू ना हो तो अगले 2 साल की भी डेप्शन ऐसे ही निकाली जाएगी। 180 डिवाइड बाय 9। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द पॉइंट ऑफ रीवैल्यू, अनलेस की यूजफुल लाइफ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चेंज हो जाए तो फिर मसला है, जाहिर सी बात है। चेंज ना हो तो यही चलती रहेगी। तो सर 1 साल की डेप्शन चार्ज करने में लाइफ तो 8 साल हो जाएगी ना। ओ भाई, अगर इस एसेट को आप कॉस्ट पे रखते कितने पर, 100 पर, तो 100 को आप पहले साल भी डिवाइड बाय 10 करते, दूसरे साल भी डिवाइडेड बाय, तीसरे साल भी डिवाइडेड बाय। ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है। जब तक ये एसेट 180 की फेयर वैल्यू पे रहेगा और यूजफुल लाइफ में कोई चेंज, तो ये 180 डिवाइड बाय 9 ही चलता रहेगा। इसलिए इस जुमले के पीछे की कहानी को समझो। 180 डिवाइडेड बाय 9, क्या आंसर आया? 20। सर 20 रुपए की अब आ गई डेप्रीसिएशन, जिससे आ गया डेप्रीसिएशन में इंक्रीमेंट। आवाज नहीं आई। तो इस साल हम 10 रुपए के बजाय 20 रुपए कहां भेज रहे हैं? SOCI में। यानी कि हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को 10 रुपए से बढ़ा लिया। और वजह कौन है? रीवैल्यूएशन। इसका मतलब जो 10 रुपए का इजाफी डेप्शन एक्सपेंस आया उसको हम कंपनसेट करेंगे गेन को रियलाइज मानकर, और उसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन। ये जो इंक्रीमेंटल डेप्शन या ट्रांसफर की एंट्री है, इसमें कोई OCI लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका नंबर 1, रीवैल्यूएशन बेस्ड डेप्शन कितनी? 20। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड डेप्शन कितनी? 10। इंक्रीमेंटल डेप्शन कितनी? 10। और इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, एसेट अपने हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर है वो बैलेंस मुझे क्रेडिट साइड पे कौन बता रहा है? सरप्लस। तो ये 90 बजायर सरप्लस है, लेकिन ये एसेट की WDV का भी क्या है? हिस्सा है। तो ये 90 ही क्या हो रहा है? ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है। तो जब 90 को डिवाइडेड बाय 9 किया तो भी आंसर क्या आया? 10 आ गया। ठीक है। अब जरा आप सबकी देखिए, अगर आपने यहां रुककर मेंटली तौर पे अपने आप को टी अकाउंट के लिए रेडी कर लिया तो आप चल पड़े। रिवॉल्यूशन कब हुई? साल के। एसेट था 100 पर, एलिमिनेट हुआ, 10 से 90 पे आया, 90 से गया 180 पर, 90 से इजाफा होकर अब PPE का बैलेंस CD। हाँ, बैलेंस CD लास्ट डिवैल्यूड अमाउंट होगा जब तक कि दोबारा रीवैल्यू ना हो। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD 180 पर जितनी डेप्शन अब तक चार्ज हो चुकी है वो होंगी। कितना? 20। तो 180 PPE का बैलेंस CD, 20 अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD, WDV। तो SOFB में कितना रिपोर्ट करें? 160। बहुत तवज्जो। सरप्लस क्रेडिट कितने से हुआ? ट्रांसफर कितने से हुआ? सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 80। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आज सरप्लस का बैलेंस कितना होगा? तो ऊपर क्या दिखेगा? 160 PPE में, नीचे क्या दिखेगा? 80। पक्का? और अगर 160 में से हम 80 क्या कर दें तो जो रिमेनिंग 80 बचा है वो हमारा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है। लेट्स प्रूव। आज हम कहाँ पर हैं? 2 साल के एंड पर। अगर 2 साल के एंड पर हम कॉस्ट ही डेप्रीशिएट करते तो पहले साल की डेप्शन भी क्या होती? 10 होती। दूसरे साल की भी क्या होती? तो WDV क्या होती? 80। तो आज हम 80 हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना ऊपर है? 160 पर है। यानी कितना ऊपर है? 80। और वो 80 कहाँ पड़ा हुआ है? सरप्लस। अगर ये सारी बातें आप कनेक्ट कर लेंगे तो कोई मसला ही नहीं है। ये साल खत्म हो गया, फिर अगले साल शुरू करते हैं। अगला साल शुरू करते हैं
और हर साल रिवैल्यूएशन अज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं अगले साल रिवैल्यूएशन अज्यूम ना करूँ तो अगले साल भी मैं 180 को डिवाइडेड बाय 9 ही करूँगा, लेकिन फिर उस 180 पर 20 और 20 की दो सब्सीक्वेंट डेप्शन आ जाएंगी, यस और नो। लेकिन अगर मैं 1 जनवरी 2023 को इस एसेट को फिर से क्या करने लगा हूं, रीवैल्यू, तो बताओ सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस क्या है, 20 है। क्या करें, एलिमिनेट कर दें। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से, 20 से। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, 20। ये एंट्री बनने के बाद, तवज्जो, ये एंट्री बनने के बाद आपकी बुक वैल्यू एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, और वही होगा जो एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 160 ही होगा, लेकिन पीपी का अकाउंट भी अब कहाँ आ गया, 160 पर, ये एंट्री बनने के बाद। यानी आपने कहा पीपी 180 था, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा कितना मौजूद था, 20, तो डब्ल्यूडीवी तो 160 ही थी। अब हमने 180 को अकाउंट से एलिमिनेट कर दिया, 180 में से 20 को, तो अब अकाउंट का बैलेंस भी डब्ल्यूडीवी के बराबर। कितना? अब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि अगर इस एसेट को हमने रीवैल्यू ना किया होता तो आज हम कहाँ होते। हमने कहा एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 100 होती, 100 में 100 की यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10 थी। जवाब दे। 10 में से 2 हिस्से डेप्रिशिएट हो चुके होते, 8 हिस्से डेप्रिशिएट होना बाकी होते, हम कहाँ होते। तो आज हम 80 से जितना ऊपर है उतना ही हमारे पास बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है, सरप्लस में। आज मान लें फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 60, कितनी हो गई। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं करंटली कितनी बुक वैल्यू पर मौजूद हूँ। अगर पार्टिसिपेशन कितने पर और पहुंचना कहाँ पर है, तो 160 को 60 बनाने के लिए मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कितने से क्रेडिट करना है, 100 से। जबरदस्त कि मैं हूं 160 पर, पहुंचना मुझे 60 पर है, यस और नो। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 100 से डिक्रीज करते हुए जितना डिक्रीज एचसीए तक आ रहा है वो रिवर्स होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई। तो 160 और 80 का डिफरेंस 80, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट थ्रू ओसीआई कितने से, 80 से। और बाकी इंपैक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोले रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से, 20।
ओके जी, तो जितना डिक्रीज आया आपके पास HCA से नीचे, वो इम्पैक्ट कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसको आपने क्या माना? रिवोल्यूशन लॉस या रिवोल्यूशन एक्सपेंस। अब ये एंट्री कब बनी? साल के स्टार्ट पर। तो अब आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो अकाउंट था वो पहले 180 पे था साल के स्टार्ट पर। 20 से आपने क्या एलिमिनेट किया? अक्यूमुलेटेड 160 पर आए। 160 में आपने 100 से डिक्रीज किया, आप कहाँ आ गए? 60 पर। अब पीपीई के टी अकाउंट का बैलेंस कितना है? 60 है। अब ईयर एंड पर आप इस 60 पर क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन। अब जरा गौर से देखिएगा, 31 दिसंबर 2023, डबल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट जबरदस्त कितना? 60। और जिस पॉइंट पे रीवैल्यू किया उस पॉइंट पे रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 डिवाइडेड बाय 8, 7.5। ये जो जुमला बोल रहा हूं ना, इसको रट्टा मत मानिएगा, लेकिन ये है कि अगर उस पॉइंट पर कोई फिर जो यूजफुल लाइफ है उसमें कोई अपडेट हो, कोई चेंज हो, तो उसे कंसीडर किया जाएगा। ये ख्याल रखिएगा बस। फिल वक्त यूजफुल लाइफ में कोई चेंज अज्यूम किया नहीं जा रहा, तो हम इस जुमले को बोल रहे हैं लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द पॉइंट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। 60 डिवाइडेड बाय 8, आंसर क्या आया? हमारी पर ईयर डेप्रीसिएशन 2.5 से क्या हो गई? कम हो गए। तो अब जरा देखें, हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में 20 का लॉस कहाँ भेजा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन 2.5 से डेप्शन कम चार्ज की। तो ये 2.5 से डेप्शन कम क्यों चार्ज हुई है? कि जितना आप HCA से नीचे आए हैं उतने इम्पैक्ट को आप ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेज चुके हैं। अब अगर आप इस 20 को, जो कल तक कैरिंग अमाउंट का पार्ट था, आज कैरिंग अमाउंट का पार्ट नहीं है, इसको आप डिवाइडेड बाय 8 कर दें, तो इट मीन्स 2.5 आ रहा है। इसका मतलब जब तक ये 20 WDV का पार्ट था तो WDV क्या होती? 80 होती, और 80 डिवाइडेड बाय 8 करते आंसर क्या आता? 10 आता। तो इसका मतलब 20 खुद वक्त से पहले एक्सपेंस बन गया। अगर ये वक्त से पहले एक्सपेंस ना बना होता तो ये 2.5 से डेप्शन का पार्ट बन के वैसे एक्सपेंस बन चुका होता। तो अब इस 2.5 को हमने आगे कभी भी रिवर्स नहीं करना। कहाँ से? प्रॉफिट एंड, जो कि इसने तो हर हाल में एक्सपेंस बनना ही था। ये पॉइंट समझे कि नहीं समझे? यानी अगर हमने इसको 20 से डाउनवर्ड रिवैल्यू ना किया होता तो 20 का एक हिस्सा 2.5 ये हमारी डेप्रीसिएशन का पार्ट बन के प्रॉफिट लॉस में रह जाता और वहां से रिवर्स नहीं होता। तो अब जब अगले साल इन केस कोई अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है तो फिर उस केस में हम ज्यादा में ज्यादा इंपैक्ट जो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो 20 नहीं होगा, वो 17.5 होगा। ये बात दिमाग में बिठा लें। अब बताएं, एक साल एंड हो गया, फिर से इस साल के एंड पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस CD, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट कितना? 60। यही तो टर्निंग पॉइंट है ना। लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट कितना? 60। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस CD, सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी? WDV 52.5। सरप्लस का बैलेंस 0। क्यों? सरप्लस जितना भी था वो डाउनवर्ड रीवैल्यू करते वक्त क्या हो गया? आपने मुकम्मल तौर पे रियलाइज नहीं कर दिया, खत्म कर दिया, रीवैल्यूएशन ही रिवर्स कर दी। क्योंकि जो माजी की जितनी भी अपवर्ड रिवर्शन थी अब वो डाउनवर्ड रिवर्शन बनकर क्या हो गई? रिवर्स हो गई। पक्का? अगला अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2024। क्या करें अगले साल? फिर क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन। क्या करें? पहली एंट्री एलिमिनेशन। बोले भाई सब लोग बताएं, एलिमिनेशन क्या एंट्री है? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से? 7.5 से, और पीपीई क्रेडिट कितने से? 7.5। इस एंट्री के बनने से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस, टी अकाउंट का बैलेंस 60 था,
जो कॉन्ट्रा मैच होने की वजह से 52.5 था, लेकिन अब कॉन्ट्रा एलिमिनेट हो गया तो ये एंट्री हमने डायरेक्ट पीपीए में क्रेडिट कर दी। अब अकाउंट ही 52.5 पर आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे एसीए एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 60 माइनस 7.5 52.5। फिर हम लिखेंगे क्या, एच सी क्या लिखेंगे हम, एच सी। बताइए ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 100। अगर हमने 100 को यूजफुल लाइफ 10 से डेप्रिशिएट किया होता तो अब तक 3 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होती, यस और नो। ये हम कहाँ खड़े हैं, चौथे साल के स्टार्ट पर। पिछले कितना वक्त गुजर चुका है, 3 साल। तो 3 इससे डेप्रिशिएट हो चुके होते, 7 इससे डेप्रिशिएट होना बाकी होते। क्या आंसर आया, 70। जवाब दें, क्या आंसर आया। अब सब गौर से देखें, ये लाइंस को मैं इसलिए अहमियत देता हूं कि आप देखो कि आज हम कहां मौजूद हैं, एच सी ए से बिलो मौजूद है, एच सी ए से अबव मौजूद है। कितना बिलो मौजूद है, 17.5। तो अब अगर रीवैल्यूएशन अपवर्ड होती है तो इन केस ऑफ अपवर्ड रीवैल्यूएशन हम एसेट की वैल्यू को इतना बढ़ा देते हैं कि हम एच सी ए तक पहुंच जाते हैं। तो फिर जितना इजाफा एच सी ए तक होगा, 70 तक जो इंक्रीज आएगा एसेट में, उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर मैं कहता हूँ इस वक्त इस एसेट की, बोले इस वक्त इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू मैं कहता हूँ 77 है, कितनी है, तो फिर जितना इजाफा एच सी ए तक हुआ एसेट में वो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, और जितना इजाफा अबव एच सी ए हुआ वो फिर से रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओ सी आई। तो बताइए हम इस वक्त बुक्स में कहां पर हैं और फेयर वैल्यू कितनी है। तो 52.5 को 77 बनाने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कितने से डेबिट करना है, 77 माइनस 52.5। आवाज नहीं आई, कितना, लेकिन 24.5 में कितना इजाफा जो 70 तक एसेट को बढ़ा रहा है वो है 17.5। वो कहलाएगी आपकी रीवैल्यूएशन इनकम, और वो इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने से, 17.5 से। और उससे जो अब इजाफा होगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू कितने से, 7 से। अब कहाँ पहुंच जाते हैं, 31 दिसंबर ईयर एंड पर एसेट को करते हैं डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बताइए, हाँ लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट जबरदस्त, कितना, 77, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द पॉइंट ऑफ रीवैल्यूएशन 7। डेप्शन का आंसर 11 आ गया। 11 जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट वाली डेप्शन से कितने से ज़्यादा है। तो ये एक जो है ये एसेट को एच सी ए से ऊपर रीवैल्यू करने की वजह से ही, जब भी इंक्रीमेंटल डेप्शन आएगी सरप्लस का बैलेंस होगा, ठीक है जी। तो अब कुछ बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। सर इसको ढूंढने के दो तरीके, 11 फेयर वैल्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन माइनस 10 हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन। आंसर क्या आया, 1 आया। सर एसेट एच सी ए से कितना ऊपर है, 7 से, तो वो 7 हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ दिख रहा है, सरप्लस में। सरप्लस को अगर हम डिवाइड बाय 7 कर दें तो मतलब क्या हुआ कि 7 से कैरिंग अमाउंट ऊपर है, तो ये 7 रुपए 7 से डिवाइड होने के बाद 1 रुपए से ज्यादा डेप्रीशिएट हो रहे। क्या आंसर आया, 1। कोई है बाहर, फिर ये चला गया ना तो बेटा मसला हो जाएगा जी।
ईयर एंड पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पीपीई लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट, लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे अब तक सब्सिक्वेंट अक्यूम्ड एप्शन WDV 66, पक्का। सरप्लस नया कितने से क्रेडिट हुआ, रियलाइज कितने से हुआ, सरप्लस का बैलेंस शीट, तो सरप्लस का बैलेंस SOFP में बैलेंस शीट आएगा, ख्याल रखिएगा। कितने से आया, 6 से आ गया, पक्का। यस सर। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला अकाउंटिंग पीरियड, आखिरी अकाउंटिंग पीरियड, आखिरी बोल के तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। आखिरी साल 25, क्या करें, फिर से रिवैल्यू करें। पहला स्टेप एलिमिनेशन, डबल एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 11 से, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, 11 से। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहाँ आ गया, अपनी WDV पर, अकाउंट WDV पर आ गया। बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं। अब ACA लास्ट कैसे निकलेगा, लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट, और वो कितने से डेप्ट हुआ था, 11 से, तो WDV HCA, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 100, डिवाइड कितने से हुई, 10 से। अब तक कितने साल गुजर चुके हैं, 4, कितने गुजरना बाकी हैं, 6। तो ये HCA कितना है, इस वक्त मैं 60 पर हूँ या 66 पर हूँ, तो मैं HCA से कितना ऊपर हूँ, और वो 6 कहाँ नजर आ रहा है मुझे। तो अगर मैं 66 से 6 भी माइनस कर तो तब भी HCA मिल जाएगा ना, या नहीं मिलेगा। चले अब मैं कहता हूँ फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 120 हो गई। कितनी हो गई, 120 हो गई फेयर मार्केट वैल्यू। कितनी हो गई फेयर मार्केट वैल्यू। अब आप मुझे बताएं, मैं ऑलरेडी HCA से ऊपर हूं कि नहीं हूं, तो मैं खुद कहां पर हूं, ACA पर, HCA पर, हाँ, तो मुझे 66 के कहां पहुंचना है। तो जब मैं 66 को 120 पे पहुंचाऊंगा तो मैं मजीद HCA से और ऊपर चला जाऊंगा। तो जो भी इजाफा होगा वो मैं कहां क्रेडिट करूंगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI। अब बताएं 66 को 120 बनाने के लिए मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट करना है 54 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्रेडिट करना है 54 से। ये एंट्री बनने के बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ गया रीवैल्यूड अमाउंट पर, और फिर यही रीवैल्यूड अमाउंट ईयर एंड पे क्या होगा, डेप्रीशिएट होगा। तो 31 दिसंबर 2025 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बताइए 120 डिवाइडेड बाय 6, 20 से डेप्चर आने का मतलब ये हुआ कि डेप्चर में इंक्रीमेंट कितने से आ गया, 10 से आ गया। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, 20 माइनस 10, डिफरेंस क्या है 10। लेकिन अभी हम इस बैलेंस को सरप्लस के थ्रू मालूम करना चाहते हैं। सरप्लस का बैलेंस क्या है, 54 है 60 है, सरप्लस का बैलेंस 60 है। क्यों, 6 का बैलेंस पहले था, 54 का मजीद इजाफा हुआ, कितना हो गया 60। यानी आज हम ओवरऑल HCA कितना था 60, हम 60 से कितना ऊपर हैं 120, तो टोटल सरप्लस हमारे पास कितना है 60 का। तो अगर इस 60 को डिवाइडेड बाय 10 करें तो आंसर, सॉरी 60 को डिवाइडेड बाय 6 करें, वर्किंग नजर नहीं आ रही आपको ये वाली, नो सर।
60 को डिवाइडेड बाय 6 कर दें, क्या आंसर आएगा? 10 आएगा। ठीक है जी। तो जितना इजाफा एसिड के कैरिंग अमाउंट में हुआ है सरप्लस की वजह से, वो कितने से इजाफी डेफिसिट हो रहा है? 10 से। तो ये इंक्रीमेंटल डेफिसिट आ जाएगा। ईयर एंड पर पीपीई का बैलेंस सीडी 120, उसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेफिसिट डब्ल्यूडीवी 100। सरप्लस कितना था? 6 था। बढ़ा कितने से? 54 से। हो गया कितना? 60 में से ट्रांसफर कितना हुआ? बैलेंस सीडी। तो आज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना सरप्लस दिखेगा? बैलेंस सीडी 50। तो इसी के ज़रिए हम एसओएफपी, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बहुत कुछ बनाना सीखेंगे, लेकिन अगली क्लास में। उससे पहले आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके आ जाइए, और वो प्रैक्टिस है पास पेपर्स की। एक सवाल है अली लिमिटेड के नाम से, एग्जाम्पल नंबर 28। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई है तो आपको बड़े आसानी से, बड़े आराम से सवाल सॉल्व कर देना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 28, डबल एंट्रीज ही मांगी जा रही हैं आपसे। बराए मेहरबानी सोल्यूशन मत देखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 29 भी सॉल्व कर दें। ये सारे पास पेपर्स हैं, ये भी आपसे बड़े आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। ये 2 सवाल आपका होमवर्क है, इन दोनों को कंप्लीट करके अगली क्लास में आइएगा लाजमी।